दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं द प्रोटेक्टर वेब सीरीज के 3rd सीजन के लास्ट के 3 एपिसोड लेकर आया हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। मेरा वादा है अगर आप एक बार इसे देखना शुरू कर देंगे तो पूरी देखे बिना रह नहीं पाएंगे। पहले की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हकान पास्ट में जाकर देखता है कि आखिर वजीर है कौन, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता। वजीर की कॉलर पर जो सिक्का लगा हुआ था वही सिक्का उसके रूम में पड़े एक बैग के अंदर भी था। अब आगे हकान फिर से ट्राई करता है। तभी जैनब उसके पास आती है और पूछती है, गड्ढे मुर्दे उखाड़कर तुम्हें कुछ फायदा हुआ या नहीं? लेकिन हकान मना कर देता है। वो बताता है कि बीते वक्त में जाकर पूरा बदन सुन्न पड़ जाता है। जैनब कहती है, मुझे ये तो नहीं पता वहाँ क्या करना है, लेकिन यहाँ करने के लिए काफी कुछ है। रूहिया ने मुझे कहा था कि अगर हम फैजल को खत्म कर देते हैं तो वो हमें चाबी के हिस्से दे देगी। हकान कहता है कि इस वक्त फैजल ही एकलौता शख्स है जो ये जानता है कि वजीर कहाँ है। मेरे प्लान से ना हम सिर्फ चाबी का पता कर सकते हैं बल्कि वजीर को भी हासिल कर सकते हैं। बस तू रूहिया को कॉल करके बोल दे कि हमें तेरा ऑफर मंजूर है और तू जाकर फैजल का पता लगा। फैजल उस समय अपने फार्म हाउस में था। फिर वे रूहिया की हेल्प से उस तक पहुंच जाते हैं। फिर हकान खंजर के दम पर फैजल और रूहिया को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि आज रात तक मुझे बता दो कि वजीर है कौन और उसने अपनी आर्मी क्यों बनाई, वरना तुम में से एक की गर्दन काट दूंगा। हकान ने उन दोनों को एक ही कमरे में इसलिए बंद किया था ताकि उन दोनों का प्यार फिर से जाग जाए। वो एक दूसरे की कमजोरी है। अगर उनका प्यार जाग गया तो वो फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की सोचेंगे। हकान ने उस कमरे में एक कैमरा भी लगा रखा था। फिर वो उस कैमरे के जरिए उन दोनों पर नजर रखते हैं। फैजल कहता है, वे लोग मुझे मार देते और तुम चाबी उनको दे देती। यही प्लान था ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी बाजी उल्टी पड़ गई। वजीर ने हकान के यहाँ सारी बातें सुन ली थी। हकान कहता है, ये बात कैसे मुमकिन है? ये बात तो तुम, मैं और रूहिया जानते थे। फिर वे अपने सभी खादिमों पर शक करने लगते हैं। जैनब कहती है, वफादार खादिम मर जाते हैं लेकिन कभी भी गद्दारी नहीं करते। फिर हकान को शंकर बिहारी पे शक होता है। जैनब कहती है, उसने हमारी हर बार मदद की है, वो वजीर नहीं हो सकता। हकान कहता है, वो हमेशा कहीं गायब रहता है। उस रात भी वो कहीं गायब था और लेट आया। फिर आंख चुराते हुए जैनब कहती है, उस रात वो मेरे साथ था। हकान कहता है, तू और शंकर बिहारी? जैनब कहती है, उस रात हम बहक गए थे, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हकान कहता है, तभी तो तू उस दिन बहाने बना रही थी कि हमें दूर रहना चाहिए। अब मुझे ब्रेकअप का कारण समझ में आ रहा है। तुझे अलग अलग मर्द पसंद है। अब मुझे तुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। जैनब कहती है, तुझे मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। फिर वो सभी को इकट्ठा करने के लिए कहता है क्योंकि वो सभी को फाइटिंग मूव्स की प्रैक्टिस कराना चाहता था। फिर वो सभी को इकट्ठा करके फाइटिंग करना सिखाता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान वो शंकर बिहारी को असली में मारता है। जैनब को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन दोनों में असली में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन सब लोग बीच में आकर फाइट को छुड़ा देते हैं। दूसरी तरफ फैजल और रूहिया आपस में लड़ रहे थे और अपनी हालत का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे थे। फैजल कहता है, क्या तुम भी इंसानों के जैसे बदजलन हो गई हो? क्या तुम्हें लेवेंट के बिस्तर में मजा आने लगा था? ये बात सुनकर रूहिया उसके कानपुर पर थप्पड़ देती है। फिर फैजल उस सिंगल पसली को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है और कहता है कि अपने ही शोहर पर हाथ उठाना सीख गई। धीरे धीरे इंसानों की सारी फितरत सीख रही हो। दूसरी तरफ हकान का भी जैनब के प्रति व्यवहार बदल गया था। फिर जैनब कहती है कि हमें नगीने के बदले क्यों नहीं पता लगा कि हमारे बीच एक इमोर्टल है। हकान कहता है, हमें यह भी तो कल ही पता चला है कि इमोर्टल शीशे के जरिए बात कर सकता है। अभी हम वजीर के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। तभी पीछे शीशे में से आवाज आती है कि मैं तुमसे एक सांस की दूरी पर हूँ। फिर हकान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो सामने आ, तू जहाँ भी है मैं एक दिन तुझे ढूंढकर चीर फाड़ दूंगा। फिर वो चाकू लेकर अपनी टीम के पास जाता है और कहता है कि ऐसे कई इशारे हैं जो ये बताते हैं कि वजीर हम में से ही कोई एक है। अब मैं तुम्हारे हाथों में एक छोटा सा कट लगाऊंगा, अगर खून बहा तो तुम वजीर नहीं हो। शंकर बिहारी कहता है, अगर खून नहीं बहा तो हमारी खैर नहीं। तभी उसकी साथी कहती है कि अगर तुमने हमें अंगूठी से चेक कर ही लिया है तो दोबारा टेस्टिंग की क्या जरूरत है? शंकर बिहारी कहता है, दोबारा चेक करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। बार बार हमें तुम्हारे सामने खुद को साबित करने की क्या जरूरत है? हम यहाँ बिना किसी लालच के तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। शंकर बिहारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, इसलिए हकान और जैनब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर शंकर बिहारी अपनी अकड़ में वहाँ से चला जाता है। फिर जैनब कहती है कि तुम बेफिजूल का गुस्सा करके सबको अपने से अलग कर रहे हो। फिर हकान फैजल और रूहिया के पास जाता है
और पूछता है कि अब तुम वजीर के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे, लेकिन फैजल मना कर देता है। फिर वो गुस्से में रुहिया के गले पर खंजर लगा देता है और इतना टाइट पकड़ता है कि उसके गले पर कट लग जाता है, लेकिन फैजल अपनी जुबान नहीं खोलता। फिर हकान उनको 2 घंटे में दोबारा आऊंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी जैनब उसके पास आती है और पूछती है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। हकान कहता है रिया की गर्दन पर छोटा सा कट लगाया है ताकि वे दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। फिर वो एक शांत जगह पर जाकर पेड़ों की छांव में ही दवा पीकर सो जाता है और फिर से पास्ट में चला जाता है। पास्ट में उसे हारून दिखता है जो मैडनेस टावर की तरफ देख रहा था। फिर हकान को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो निशान को कॉल करता है और नींद की दवा लेकर मैडनेस टावर के पास आने को कहता है। जितनी बार हकान पास्ट में जाता है उतनी ही बार वो कमजोर होकर वापस आता है। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी से मिलने जाती है। वो देखती है कि वो एक दुकान से चॉकलेट चुरा रहा है। फिर वो सारी चॉकलेट बच्चा पार्टी में बांट देता है। तभी जैनब उसके पास जाती है और उसकी तारीफ करती है। फिर बच्चों के जाने के बाद जैनब कहती है आज तू गुस्सा होकर वहाँ से गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। दूसरी तरफ फैजल और रुहिया एक दूसरे के साथ गिले शिकवे मिटा रहे थे और दोनों ही फुल इमोशनल हुए पड़े थे। तभी निशान हकान को रोकती है और कहती है कि अब तुम बीते समय में नहीं जाओगे क्योंकि मैं बार बार तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन हकान कहता है तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो। फिर निशान उसको किस करके कहती है मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी जिंदगी की परवाह है। फिर वो उसे नींद की दवा दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हकान उसे पी लेता है और नाव पर ही लेट जाता है। फिर उसे अगेन हारून दिखाई देता है। हारून अपने साथी को कहता है कि इस लाश को किसी ढंग की जगह पर दफना दो और साथ में इसका बैग भी दफना देना। इसका किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म। तभी हकान को होश आता है और वो कहता है कि उस बैग में क्या था। फिर वो बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी को लेकर फैजल के फार्म हाउस पर जाती है और फिर वे कैमरे के जरिए फैजल और रुहिया को देखने लगते हैं। उस समय वे दोनों अपने पुराने पलों को याद कर रहे थे। फिर वे अपने अच्छे पलों को याद करके दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यही हकान और जैनब का प्लान था। तभी शंकर बिहारी जैनब को अपने प्यार की निशानी देता है। जैनब कहती है अब ये क्या आइटम है, मैं तुम्हारी कोई महबूबा नहीं हूँ। शंकर बिहारी कहता है तो उस रात जो हुआ था वो क्या था। जैनब कहती है उस रात हम नशे में बहक गए थे। फिर जैनब ध्यान देकर सुनती है कि फैजल रुहिया को कहता है मैं हर वक्त इस मिक्सचर को अपने साथ रखता हूँ, ना जाने कब इसे पीना पड़ जाए। अब जब हकान आएगा तो मैं उसे वजीर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे अपने जीवन की नई शुरुआत करने। ये बात सुनकर जैनब खुश हो जाती है और कहती है कि मैं हकान को बताती हूँ, लेकिन शायद शंकर बिहारी खुश नहीं था। फिर जैनब उसको कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं था। दूसरी तरफ हकान अपने साथियों के बैग चेक कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि बैग में जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि वजीर कौन है। फिर उसे एक बैग में वही सिक्का मिल जाता है जो वजीर की कॉलर पर लगा हुआ था। उस बैग में असली करामाती अंगूठी भी थी। इसका मतलब जो अंगूठी हकान के पास थी वो नकली थी। तभी तो वो अंगूठी इमोर्टल के पास जाकर काम नहीं कर रही थी। ये सब देखकर हकान की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शंकर बिहारी का बैग है। तभी उसके पास जैनब की कॉल आती है। वो कहती है मेरे पास कमाल की न्यूज है। हकान कहता है शंकर बिहारी ही वजीर है, मुझे उसके बैग में असली अंगूठी और वजीर की कॉलर पर लगा हुआ सिक्का मिला है। तभी जब फैजल उस मिक्सचर को पीने लगता है तो वहाँ पर वजीर आ जाता है। तभी जैनब भागकर अंदर जाती है और देखती है कि शंकर बिहारी वहाँ से गायब है। फिर वो कैमरे में चेक करती है, फैजल और रुहिया भी वहाँ से गायब थे। फिर वो हकान के आगे शर्मिंदा हो जाती है। हकान उससे पूछता है कि तू उसे वहाँ पर लेकर ही क्यों गई। जैनब कहती है सवाल ये नहीं है कि मैं उसे वहाँ पर क्यों लेकर गई, सवाल ये है कि अब वे लोग कहाँ होंगे। मुझे उनकी बातचीत से एक पुल के बारे में पता चला था जहाँ वे अक्सर ढलते हुए सूरज को देखने जाते थे। हकान कहता है जब वो एयरपोर्ट पर आई तो उसके पास चाबी थी, लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो उसके पास चाबी नहीं थी। इसका मतलब एयरपोर्ट से घर के बीच में ही वो पुल है। वो पुल कहाँ है उसका पता लगाना होगा। फिर वो मैप में उस पुल का पता लगा लेते हैं और वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रुहिया फैजल को उस पुल पर ले जाती है और वहाँ से अपनी छिपाई हुई चाबी निकाल कर दे देती है। अब वे इस चाबी को वजीर को सौंपने वाले थे। हकान और जैनब तेजी से उसी पुल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वे दोनों देख लेते हैं कि हकान की गाड़ी इसी ओर आ रही है। फिर वे दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हकान अपनी खटारा से उनका पीछा करता है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता। फिर वो जैनब को कहता है कि हमें किसी तरह से उनको धीमा करना होगा। फिर जैनब उनके टायर पर गोलियां चलाने की कोशिश करती है लेकिन गोलियां चलती देख वे अपनी स्पीड को और तेज कर लेते हैं। फिर जैनब दोबारा ट्राई करती है
लेकिन अब की बार उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर लेते हैं और हाकान की गाड़ी से बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक ट्रक आकर उनको ठोक देता है। उनकी गाड़ी का तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था। फिर फैजल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी वाइफ रुहिया को आवाज देने लगता है। रुहिया गाड़ी में नहीं थी, क्योंकि जब गाड़ी लुढ़क रही थी तो वो पहले ही गाड़ी से बाहर गिर गई थी। फिर फैजल जाकर उसको संभालता है। फैजल को तो एक खरोच भी नहीं आई थी, क्योंकि वो इमोर्टल था, लेकिन रुहिया को काफी चोटें आती है। फिर रुहिया उसकी गोद में दम तोड़ देती है और फैजल फूट फूट कर रोने लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किसी ने जैनब के ऊपर गन फोर्ट की हुई थी। हाकान भी उस समय सामने ही खड़ा था, लेकिन वो जैनब को बचाने की बजाय बाहर भाग जाता है और फिर वो जो भी था वो जैनब को गोली मार देता है। अब ये गोली चलाने वाला कौन था और हाकान बाहर क्यों भागा, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्रेजेंट में देखते हैं फैजल रुहिया को लेकर एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर जाता है और फिर वो उसको एक ताबूत में लिटा देता है। वो रुहिया से वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी तरफ जैनब खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं शंकर बिहारी को पहले नहीं पहचान पाई। हाकान अभी भी उसको ताने देने से पीछे नहीं हट रहा था। फिर निशान कहती है कि अब हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो इस घर का चप्पा चप्पा जानता है। लेकिन हाकान कहता है कि कोई भी हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो अपनी जान से जाएगा। तभी उनके पास उनकी वकील दोस्त आती है और बताती है कि शहर में कई जगह पर चोरी करने की कोशिश की गई है। ये वे जगह है जहाँ पर कुछ खास तरीके के ओटोमन हथियार पड़े हैं। चोरी करने वाले वे लोग हैं जिनसे वादा किया गया था कि वे अमर हो जाएंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। फिर हाकान अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि वे शायद उन प्राचीन हथियारों में छुपी चाबी के हिस्से को ढूंढ रहे होंगे। चाबी का आखिरी हिस्सा मिलने तक वजीर शांत नहीं बैठेगा। जैनब कहती है कि हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हाकान कहता है हमारा वर्ड यूज मत करो, अब से तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी। फिर वो हाकान के पीछे जाती है और कहती है कि माना मुझसे गलती हुई, लेकिन गलतियां तो तुमने भी की हैं। तुम्हारे रुहिया से चाबी पाने के प्लान के कारण उसने अपनी जान गंवा दी। फिर वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर निशान आकर उनको शांत करवाती है। जैनब कहती है अगर शंकर बिहारी पर विश्वास करना मेरी गलती है तो मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। हाकान कहता है तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर उसके जाने के बाद हाकान जोर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर हाकान कहता है अब मैं फिर से पास्ट में जाऊंगा, शायद मुझे चाबी के उस हिस्से के बारे में कुछ पता चल जाए। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी के मोहल्ले में जाकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है। किसी ने भी उसको नहीं देखा था और ना ही कोई उसके बारे में जानता था। दूसरी तरफ हाकान निशान से नींद की दवा मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। हाकान कहता है एक नहीं बल्कि 2 दे, ताकि मैं तब तक ना उठ पाऊं जब तक वजीर की शक्ल ना देख लूं। फिर निशान कहती है तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। हाकान कहता है कोई बात नहीं। फिर वो हाकान को स्ट्रॉन्ग वाली दवा देती है। फिर वो दवा पीकर लेट जाता है। तभी वो नींद में हारून को देखता है। हारून अपने एक बीमार वफादार खादिम के पास जाता है। खादिम कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप मुझे उस फर्ज से आजाद कर दें जो आपने मेरे कंधों पर डाला था। फिर वो हारून को अपने पास रखा हुआ चाबी का टुकड़ा देता है। फिर हारून उस चाबी के टुकड़े को अपने करामाती खंजर के अंदर छुपा लेता है और तभी हाकान को होश आ जाता है। फिर निशान हाकान को बैठने में हेल्प करती है और हाकान से पूछती है कि तुमने क्या देखा। वो बताता है कि प्रोडक्टर ने वो चाबी का टुकड़ा अपनी तलवार में छुपा लिया था। फिर वो आरिफ को बुलाता है और कहता है कि हमें 500 साल पुरानी तलवार की तलाश है, जिसका पकड़ने वाला दस्ता ईगल हेड के जैसा है। फिर निशान आरिफ को उस तलवार के बारे में पता करने को कहती है। फिर हाकान वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन निशान उसे रोक लेती है और समझाती है कि अगर तुम ही नहीं बचे तो तुम चाबी ढूंढकर किसकी रक्षा करोगे। फिर हाकान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद रखोगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, इस्तांबुल की हिफाजत। फिर निशान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैनब मोहल्ले के लफंगों के पास जाती है। तभी गुल्लू बदमाश उसको देखकर कहता है ए आइटम, तू किधर को आ रही है? अगर आ ही गईली है तो काम बोल। फिर वो कहती है मैं यहाँ शंकर बिहारी को ढूंढने आई हूँ। उसका नाम सुनते ही गुल्लू बदमाश कहता है अब्बी की अभी फूट ले इधर से, वरना ये पंटर लोग तेरी गेम बजा देंगे। फिर जैनब उसे कहती है आराम से बताएगा या मार खा के बताएगा। फिर वो उसकी गन छीन लेती है और उसके सामने पड़ी सभी बोतलें तोड़ देती है। फिर वो पूछती है अब बता शंकर बिहारी कौन है और कहाँ रहता है।
फिर वो उन लफंगों के बताए हुए एड्रेस पर जाती है, लेकिन कोई भी उस घर का दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो शंकर बिहारी को एक कार में जाते हुए देख लेती है और अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हकान अपने एक पुराने क्लाइंट के पास जाता है, जो अक्सर उसके अबू के पास पुरानी तलवारें कलेक्ट करने के लिए आया करता था। हकान उनसे पूछता है कि हमें एक ऐसी तलवार के बारे में जानना है जिसके दस्ते पर एक ईगल हेड बना है। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी का पीछा करते करते एक बस्ती में पहुंच जाती है। तभी वहां धर्मवीर अपने गुंडों के साथ आता है और जैनब को घेर लेता है। तभी सलीम भाई बताते हैं कि जिस तलवार की तुम तलाश कर रहे हो वो उल्का पिंड के पत्थर से बनी है, उस तलवार को कभी भी हराया नहीं जा सकता। फिर वो उन्हें बता देते हैं कि वो तलवार उन्हें कहाँ मिलेगी। फिर वो निशान को बाहर रुकने के लिए कहकर खुद अंदर चला जाता है। तभी धर्मवीर के गुंडे जैनब को वहां पर लेकर आते हैं और फिर धर्मवीर आता है। वो कहता है हकान तेरा फोन बज रहा है। जब हकान उस फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से वजीर की आवाज आती है। वो कहता है कि अब तुमको दो में से किसी एक को चुनना होगा, जैनब या इस्तांबुल। जैनब और इस्तांबुल दोनों में से किसी एक को। अगर तुम शहर को चुनोगे तो ये खूबसूरत लड़की मारी जाएगी, अगर इस खूबसूरत लड़की को चुनोगे तो वो खूबसूरत शहर बदसूरती की मिसाल बनकर रह जाएगा। फिर वो जैनब से माफी मांगता है और बाहर भाग जाता है। तभी धर्मवीर जैनब पर गोली चला देता है, लेकिन उसके और गोली के बीच में शंकर बिहारी आ जाता है। शंकर बिहारी के साथ हकान की टीम भी आई थी। फिर वो उन गुंडों को भी संभाल लेते हैं और शंकर बिहारी को भी। तभी हकान उस आदमी को पकड़ लेता है जो 500 साल पुरानी उस तलवार को लेकर भाग रहा था। फिर वो उसे पीट कर तलवार छीन लेता है और उसके अंदर से चाबी का टुकड़ा निकाल लेता है। तभी हकान वहां आता है और देखता है कि शंकर बिहारी को गोली लगी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर जैनब चिल्लाकर कहती है इसे बचा ले यार। फिर वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हकान जैनब को संभालता है और कहता है कि मैं धोखा खा गया, मुझे लगा कि यही वजीर है। तभी वहाँ उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं। वे सब भी शंकर बिहारी को गोली लगने की वजह से परेशान थे। फिर हकान जैनब से माफी मांगता है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करती। फिर हकान कहता है अगर बात नहीं करनी तो मैं चलता हूँ, लेकिन जैनब फिर भी उससे बात नहीं करती। फिर हकान अकेला ही वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में एक सैलून के शीशे में से उसे अपनी परछाई दिखती है। उसकी परछाई कहती है क्या हुआ, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? क्या अब जैनब तुम्हारे साथ है या नहीं? या अब तुम्हारा कोई भी साथी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता? फिर वो हकान पर हंसने लगता है। फिर हकान उसे चाबी का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि इसके बिना तेरी कोई औकात नहीं। तभी शॉपकीपर आकर हकान को वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैनब को बताती है कि अब ये पहले से ठीक है। फिर डॉक्टर जैनब को उसका सामान देती है और वहाँ से चली जाती है। जैनब को उसके सामान में अपने प्यार की निशानी दिखती है जो शंकर बिहारी उसे देना चाहता था। तभी वहाँ पर गुल्लू बदमाश आता है। वो शंकर बिहारी का पता लेने आया था। वो बताता है कि अपुन का भाई बहुत हार्ड है, दिल दरिया है अपुन के भाई का। रेस के टाइम अपुन का भाई अगर लोगों की हेल्प नहीं करता तो वे मर जाते। फिर वो कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में है ना उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो अपुन के भाई की माँ की निशानी है। फिर गुल्लू बदमाश वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैनब खूब रोती है। इतने में हकान अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और नींद का इंजेक्शन भरने लगता है। तभी वहाँ पर निशान आ जाती है। हकान कहता है निशान तू चली जा यहाँ से। वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जब जी चाहा बुला लिया और जब जी चाहा निकाल दिया। फिर हकान गुस्सा होकर उस रूम का सामान इधर उधर पटकने लगता है। हकान कहता है मेरे अंदर जो आग जल रही है तुम उसे समझ नहीं पाओगी। जिस आग में मैं जल रहा हूँ तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तुम क्यों अब तक मेरे सिर पर खड़ी हो? निशान कहती है मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सी बात है जो तुम्हें खाए जा रही है। हकान अंदर से टूट चुका था, इसलिए फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि अब यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही है। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे पास करामती कमीज है और अब तो वो तलवार भी है, लेकिन फिर भी मैं कितना बेबस हूँ। फिर निशान रोते हुए हकान को चुप कराती है। हकान कहता है मैं शंकर बिहारी को पहचान नहीं पाया, ऐसे कैसे मैं मान लूं कि मैं इस शहर को बचा लूंगा? मैं शुरू से लेकर अब तक अपनों को खोते आया हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ निशान, बहुत अकेला। दोस्तों, अगर आपको कभी इस तरह का अकेलापन महसूस हुआ है जब आपके अपने ही आपको छोड़कर चले गए हों तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी के पास बैठी थी। फिर वो उसके हाथ पर वफादार खादिम का टैटू बना देती है और कहती है तू इसका हकदार है, तूने मेरी जान बचाई, अब मेरी हर सांस तेरी कर्जदार है, तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी निशान जब वहाँ से जाने लगती है तो हकान कहता है प्लीज मत जाओ। वो कहती है मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ जो तुम मुझे रोक रहे हो। फिर हकान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में फासले इतने कम हो जाते हैं कि हवा भी क्रॉस ना हो। फिर जब हकान सोकर उठता है
तो देखता है कि बेड पर एक स्लिप पड़ी है जिस पर लिखा था कि मैं वापस लौट कर आऊंगी। फिर वो उस चाबी के टुकड़े को अपने गले में पहन लेता है और नींद का वो इंजेक्शन खुद को लगा लेता है। फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। सपने में वो फिर से हारून को देखता है। दूसरी तरफ वजीर उस ताबूत के पास जाता है जिसमें रुहिया की बॉडी रखी हुई थी। फिर वो उस ताबूत को खोलता है। उसके अंदर फैजल अपनी वाइफ रुहिया के साथ लेटा हुआ था। तभी हकान भी सपने में वजीर का चेहरा देख लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि निशान थी। तभी फैजल निशान को देखकर कहता है, वजीर तुम? वजीर कहती है, बहुत हो गया मातम, अब इंतकाम का वक्त आ गया है। अब हकान की उल्टी गिनती शुरू। तभी निशान हकान के पास जाती है। वो देखती है कि हकान दर्द में है। फिर वो कहती है कि आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं वजीर हूँ। फिर वो उसके गले से चाबी का टुकड़ा निकाल लेती है और कहती है कि मेरा खेल तो अब शुरू होगा। अब तुम बिन पानी की मछली जैसे तड़पोगे। जब तुम अपनी जिंदगी से थक जाओ तो मेरी चौखट पर आ जाना। अगर मुझे तुम पर रहम आ गया तो मैं भीख में तुम्हें मौत दे दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उसका करामती खंजर भी ले जाती है। निशान ने जरूर इंजेक्शन से दवा बदल दी थी, ये सोचकर कि हकान अब कभी नहीं उठेगा। लेकिन हकान ने जो कमीज पहनी हुई थी वो उसको जिंदा रखने में अपना पूरा जोर लगा रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं वजीर एक पुल के ऊपर फैजल को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो फैजल को चाबी दिखाती है और कहती है कि सूरज डूबने से पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर रास्ता खुल जाएगा और इस्तांबुल पर हमारी हुकूमत होगी। तभी हकान को होश आ जाता है। उसे निशान की कही हुई बातें अच्छे से याद थी। फिर वो चेक करता है, उसके गले में चाबी का टुकड़ा नहीं था। फिर वो जैनब को कॉल करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट था। फिर वो खुद ही हिम्मत करता है और उठने की कोशिश करता है। अब की बार वो बहुत ज्यादा देर तक सपने में रहा था, इसीलिए उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तभी वजीर जैनब के पास जाती है शंकर बिहारी का पता लेने। फिर जैनब उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, लेकिन वजीर कहती है कॉफी तो लूजर्स पीते हैं। फिर जैनब को उस पर थोड़ा सा शक हो जाता है। उसके दिमाग में रुहिया की बताई हुई बात घूमने लगती है कि वजीर का कहना था कि कॉफी लूजर्स पीते हैं। फिर जब जैनब रूम में जाती है तो देखती है कि वजीर शंकर बिहारी को मारने की कोशिश कर रही है। फिर जैनब उसको ऐसा करने से रोकती है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। वजीर जैनब पर भारी पड़ती है। फिर वो उसको मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर हकान आ जाता है। वो वजीर को पकड़ लेता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल के ही एक एरिया में ले जाकर बांध देता है। हकान कहता है, हम इंसान है ना, सामने वाला दो बोल मीठे क्या बोल दे, हम अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख देते हैं। हम एक ही गलती कई बार करते हैं, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। अब तू प्यार से बता दे कि चाबी कहाँ है। वजीर कहती है, बातों से जंग नहीं जीती जाती, चाबी पाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन शायद तू भूल गया, खंजर तो तुम्हारे पास है ही नहीं और बिना खंजर तुम बेबस हो। तुम्हें पता है ना, मैं दूसरे इमोर्टल से अलग हूँ। मैं तुम्हारी सांसों से तुम्हारे दिल में उतर गई थी। मैंने तुम्हें इतना बेबस बना दिया था, तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाकर रो रहे थे और तुमको रोता देख मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने शंकर बिहारी को तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए मोहरा बनाया। अब वो बेचारा अपनी मौत से लड़ रहा है। मैंने ही तुम्हें बीते वक्त में जाने के लिए मजबूर किया ताकि तुम चाबी का पता लगाकर मुझे बता सको। फिर हकान गुस्से में जाकर उसका गला पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। वजीर की बातें सुन सुनकर हकान का दिमाग खराब हो रहा था। दूसरी तरफ जैनब अब भी शंकर बिहारी के होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि ओरेकल ने कहा था कि तुम अपनी मोहब्बत की मौत का कारण बनोगी। फिर वो रोने लगती है। तभी शंकर बिहारी को होश आ जाता है। फिर उसको देखकर जैनब खुश हो जाती है। तभी शंकर बिहारी बताता है कि वजीर डूम ऑफ वेल्चर्स के बारे में बात कर रही थी, यानी गिद्धों का गुंबद। आपको उस जगह को ढूंढना होगा। इतने में फैजल हॉस्पिटल आ जाता है। फिर वो फायरिंग करके सभी को भगा देता है। वो वहाँ पर वजीर को छुड़वाने आया था। फिर वो हकान को देखकर कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज रुहिया जिंदा नहीं है। फिर वजीर उसे गोली चलाने से रोकती है। फिर वो वजीर के हाथ खोल देता है और हकान को पीटने लगता है। हकान की कमीज कमजोर पड़ चुकी थी, इसलिए उसकी नाक से खून बहने लगता है। फैजल बार बार उसको गोलियां चलाकर डरा रहा था। वो हकान का किस्सा यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन वजीर उसे रोक देती है। वो कहती है कि इसे और तड़पने दो। तभी वहाँ पर हकान के साथी आ जाते हैं और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस समय हकान की हालत बहुत बुरी थी। फिर जैनब अपने सभी दोस्तों को बताती है कि शंकर बिहारी ने मुझे गिद्धों के गुंबद के बारे में बताया है। मैंने उसकी कहानी पढ़ी है। कहानी के मुताबिक उस जगह के नीचे 7 गिद्धों के स्टैचू मौजूद हैं। दुनिया की शुरुआत से पहले ही वहाँ पर वक्त का हिसाब रखा जाता है।
अब वे सूरज डूबने से पहले वहीं पर जाएंगे। अब सबसे बड़ा पंगा ये था कि इनके पास ना तो खंजर था और करामाती कमीज भी कमजोर हो चुकी थी। किसी को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर हकान कहता है, ज़ैनब तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। करामाती कमीज की ताकत वापस लाने के लिए यही तरीका है। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा जब कोई प्रोटेक्टर किसी इमोर्टल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी करामाती चीजें अपनी ताकत खो देती हैं। अब अनजाने में ही सही, हकान के साथ भी यही हुआ है। हकान ज़ैनब को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर हकान अपने सभी दोस्तों को मोटिवेट करता है और कहता है कि हम सबका जन्म किसी खास मकसद से हुआ है, इसलिए अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ो। तुम मुझे दम घोट कर मार देना और फिर मुझे रिवाइव करने की कोशिश करना। अगर मैं वापस आ गया तो ठीक, वरना कोई भी अफसोस नहीं करेगा। फिर हकान बेंच पर लेट जाता है और अपना गला दबाने के लिए कहता है, लेकिन ज़ैनब रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। फिर हकान सामी को ये काम करने के लिए कहता है। फिर ज़ैनब कहती है, रुको मैं करती हूँ। फिर सब लोग हकान के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और ज़ैनब उसकी सांसें रोक देती है। ऐसा करते हुए उसके सभी साथी रो रहे थे क्योंकि हकान तड़प रहा था। तभी तड़पते तड़पते हकान की मौत हो जाती है। फिर वो हकान को शौक देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार शौक देने के बाद भी उसे होश नहीं आता। फिर ज़ैनब उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके होठों से अपने होठ लगाकर सांस देने की कोशिश करती है। तभी हकान की छाती पर बना निशान चमकने लगता है और फिर उसे होश आ जाता है। दूसरी तरफ फैजल अपने साथियों के साथ एक बड़ी सी बंदूक लेकर उस पुल के ऊपर जा रहा था जहां वो वजीर से मिला था। फिर फैजल वो संदूक खोलता है। दूसरी तरफ हकान की टीम प्लानिंग बना रही थी कि हमें अब क्या करना चाहिए। कोई कह रहा था कि हमारे पास हथियार कम है तो कोई कह रहा था कि हम मुक्कों से ही निपट लेंगे। फिर ज़ैनब आती है और कहती है कि फिक्र मत करो, देख लेंगे सालों को। हकान हमारे साथ है इसलिए हमारी जीत तय है। हकान खड़ा खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही 7:30 बजते हैं हकान अकेला ही वहां के लिए निकल पड़ता है। फिर ज़ैनब हकान को बुलाने जाती है लेकिन वो अपने रूम में नहीं था। फिर बाहर जाकर वो अपने साथियों को बताती है कि हकान अकेला ही चला गया है। फिर हकान उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वजीर उस चाबी से दरवाजा खोलने वाली थी। फिर हकान उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम दोनों के बीच जो भी चल रहा था वो बहुत ही हसीन था। ऐसा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती हो, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। वजीर कहती है, तुम सब मौत के हकदार हो। हकान कहता है, प्लीज रुको, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक सुनहरा कल हमारा इंतजार कर रहा है, बस तुम्हारी हाँ कहने की देर है, वरना तुम नफरत की आग में जलकर राख हो जाओगी। मैंने हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है और इसी में ही सबकी भलाई है, प्लीज मान जाओ। वजीर कहती है, क्या मैं सच में तुम्हारा भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ? फिर वो वहां पर चाबी लगा देती है। तभी उस पत्थर में से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधा आसमान में जाती है। हकान खड़ा खड़ा देखता रह जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वजीर हकान को अलविदा कहती है और बताती है कि मुझे सच में एक बार किसी प्रोटेक्टर से मोहब्बत हुई थी। वो प्रोटेक्टर हारून था। वजीर उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी चाबी हारून को सौंप दी और कहा कि अब हम हमेशा आपके होकर रहना चाहते हैं। अब हमें बाकी के इमोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हारून को पता था कि ये कभी भी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उसने इसकी छाती में खंजर घोंप दिया और इसे मार दिया। फिर वजीर अपना खंजर निकालती है और हकान की छाती में मारने की कोशिश करती है, लेकिन हकान को कुछ नहीं होता और खंजर दूर जाकर गिरता है। फिर वजीर खंजर उठाने के लिए भागती है और हकान चाबी लेने के लिए। फिर वो उस पत्थर में से चाबी निकाल लेता है। वजीर कहती है, जो होना था वो तो हो गया, अब रास्ता खुल चुका है। तभी चारों ओर बहुत तेज आवाज आती है। फैजल भी उस समय उस पुल के ऊपर खड़ा आवाज के मजे ले रहा था। फिर वो चिल्लाता है कि इस्तांबुल के लोगों, जाग जाओ और मेरा हुक्म मानो, मैं तुम सबको इनाम के तौर पर इमोर्टल बना दूंगा। लोगों को उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर सब लोग मोहित हो जाते हैं और फैजल की तरफ भागने लगते हैं। वजीर बताती है कि तुम्हें याद है, लोगों को वायरस से बचाने के लिए मैंने तुम्हें एक वैक्सीन तैयार करके दी थी। असल में वही मेरा हमला था। अब मैं पूरे इस्तांबुल को इमोर्टल बना दूंगी। तभी वहाँ इस्तांबुल के लोग आना शुरू हो जाते हैं। वजीर कहती है, देखो मेरा खेल, जिनकी तुम हिफाजत करना चाहते थे अब वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। फिर वो हकान से चाबी मांगती है लेकिन वो नहीं देता। फिर वजीर इस्तांबुल के लोगों को हकान के पीछे लगा देती है। हकान जहाँ भी भागता है लोग उसका पीछा करते हैं। चारों तरफ से आ रही लोगों की भीड़ सिर्फ हकान को ही पकड़ना चाहती थी। फिर हकान एक पुल से कूदकर नीचे वाली सड़क पर चला जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी उसको ज़ैनब मिलती है। वो भी हकान से चाबी छीनने की कोशिश करती है। इसका मतलब अब वो भी इमोर्टल बन गई थी। तभी वहां लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है। फिर हकान ज़ैनब के कान के नीचे एक बजाता है और वहां से भाग जाता है। अब हकान के पास
पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि सभी तरफ से लोग आकर उसे घेर लेते हैं। हकान को अब कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो नदी में कूद जाता है। फिर वो चाबी उसके हाथ से छूट जाती है और समुद्र तल में चली जाती है। फिर हकान उस चाबी को हासिल करने के लिए गहराई में उतर जाता है। वो चाबी को तो हासिल कर लेता है, लेकिन तभी उसकी सांसें उखड़ने लगती है। फिर वो पानी के अंदर ही एक गहरी नींद में चला जाता है। अब वो पास्ट में पहुंच जाता है और हारून के रूप में समुद्र से बाहर निकलता है। फिर वो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपना हुलिया महसूस करता है और समझ जाता है कि वो यहाँ पर हारून के रूप में है। तभी समुद्र किनारे बनी झोपड़ी में से निशान निकलकर बाहर आती है और हारून को आवाज देती है। फिर वो हारून के करीब जाती है और उसके शरीर को पहुंचने लगती है। हकान समझ नहीं पा रहा था कि वो हारून में कैसे बदल गया। फिर वो निशान से पूछता है कि हम कहाँ हैं। निशान कहती है, तुमने पी रखी है क्या? इस जमीन को महमद सेकंड ने फतेह किया था, हम वहीं पर हैं। फिर वो मैडन्स टावर को देखता है और समझ जाता है कि इस वक्त वो इस्तांबुल में ही खड़ा है, लेकिन समय है 1459 का। और इसी के साथ थर्ड सीजन का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी इसके फोर्थ सीजन यानी कि लास्ट सीजन की वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नई धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।